अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है यारन आल बहारा बाकलम बुशरा जाहिद कुरैशी, एपिसोड 19। अहद, ये कौन है जिसको तुमने महबूबा के नाम से सेव कर रखा है? वो उसके मोबाइल पर महबूबा कॉलिंग लिखा देखकर तब ही गई थी। मोमी यार, मुझे नहीं पता, लो खुद ही बात कर लो, अहद ने कहते हुए फ़ोन का स्पीकर ऑन किया। सामने वाले की तवक्को के ऐन मुताबिक फ़ोन मोमल ने ही उठाया था। हेलो, कौन बात कर रहा है? मोमल ने तैश के आलम में बोला। जी हेलो, मुझे मेरे महबूब से बात करनी है। सामने वाले ने अपनी आवाज़ को कदरे ज़नाना बनाकर महबूब को काफ़ी लंबा खींचते हुए कहा। किस महबूब की बात कर रही हैं मोहतरमा? मोमल ने तशवीश से पूछा। अरे वही महबूब जो कल तक मुझसे शादी का दावेदार था और आज तुम्हारे पहलू में खड़ा है। उसकी बात सुनकर जहां मोमल के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं, वहीं अहद ने गुस्से से उसके हाथ से मोबाइल लेकर कहा, अज़लान। उसके पुकारने की देर थी कि फ़ोन से अज़लान ने बेसाख्ता कहा, हाँ जानी, बोल। फिर ज़बान दांतों में दबाकर जल्दी से फ़ोन काट दिया। लो देख ली मेरी महबूबा। अहद ने उसके दोनों बाजुओं को थाम कर अपने सामने खड़ा किया। हाँ। मोमल ने नज़रें झुकाकर उंगलियां मरोड़ते हुए कहा। इधर मेरी आंखों में देखो। उसने मोमल का चेहरा थोड़ी सी पकड़कर ऊपर किया और बराह रास्ता उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, जानती हो मोमल, जब से मैंने होश संभाला है तब से हमेशा तुम्हें ही अपने लिए सोचा है। मेरी ज़िंदगी में जो जगह तुम्हारी है कभी कोई भी नहीं ले सकता। मेरी दिल की किताब बस एक ही बार खुली थी और उसमें झील हरूफ में तुम्हारा नाम लिख दिया गया है। अब दुनिया की कोई भी ताकत उस किताब को दोबारा नहीं खोल सकती और मैं खुद तो कभी नहीं खोलूँगा। मैं कोर्स बुक्स भी साल में एक बार ही खोलता था और ये तो वैसे भी इश्क की किताब है, दिल से करीब और अकल से बिलातर। वो अपने अल्फाजों के साथ जैसे उसके कानों में रस घोल रहा था और वो उसकी कंधे पर सर टिकाए उसकी आवाज़ को सुन रही थी, जो उसके लिए दुनिया की सबसे सहर अंगेज़ आवाज़ थी। आज उनके निकाह को 1 महीना हो चला था और इस वक्त वो 6 अफलातून वीडियो कॉल पर मसरूफ़ दिखाई देते थे और हमेशा की तरह जिनका मसला हल करना था वो दोनों ही इस अहम मीटिंग कॉल का हिस्सा नहीं थे। यार, ये सब ऐसे कब तक चलेगा? मोमल ने परेशानी के आलम में कहा। यार मोमल, अभी बनाई है चाय, अब तुम्हें इसमें भी मसले हो रहे हैं? असलान ने अपने हाथ में पकड़े चाय के कप को देखते हुए कहा। अबे साले, वो इस मामले में बात नहीं कर रही। उसके कहने का मतलब ये है कि आखिर कब ख़त्म होगी इन लड़कियों की यूनी और जल्दी से हमारे घर बस जाएं। है ना मोमी, यही कह रही थी ना तुम? मोइज़ ने अपनी तौर पर जैसे बहुत पते की बात की। जी नहीं, मैं वफ़ा और तकी के मसले पर बात कर रही हूँ। मोमल ने उन दोनों को बारी बारी देखते हुए कहा। यार उनका क्या मसला है? लड़का लड़की राज़ी हैं, हाथ पकड़कर करवा दो दोनों का निकाह। अब के अहद भी गुफ्तगू का हिस्सा बना। यही तो मसला है, वफ़ा अपनी गिल्ट के वजह से कुछ कह नहीं पा रही और तकी तो उस दिन की बेइज्जती के बाद से वफ़ा से बात ही नहीं करता। बीनिश ने जैसे मसला उन सब के गोश गुजारा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मोइज़ भी जल्दी से सीधा होकर बैठा। उन दोनों को कहीं ऐसी जगह छोड़ना होगा जहां वो अकेले में तसल्ली से अपनी बात कर सकें। मोमल ने मसले का हल पेश किया। ये तो ठीक है, लेकिन अब ऐसी जगह कहाँ से लाएंगे हम? अहद ने अपना सवाल उनके सामने रखा।
पिकनिक, जैना ने कुछ सोचते हुए कहा। वाओ, वाओ लड़की, वाओ, क्या आइडिया दिया है, वाओ। ये हुई ना मेरी बीवी वाली बात। अजलान ने बिल्कुल उसी तरह जैना की तारीफ की जिस तरह उनकी पहली मुलाकात में की थी। भाई हौसला रख, भाभी की पूरी बात तो सुन ले पहले, मोइस ने अजलान को देखते हुए कहा। हाँ, तो मैं कह रही थी कि हमें कहीं पिकनिक पर जाना चाहिए। जैना ने अपनी बात कहकर उन सबके तासुरात जानना चाहे। इंटरेस्टिंग, मोइस ने अपनी थोड़ी के नीचे हाथ टिकाकर कहा। हम ऐसा करते हैं कि संडे को हम सब शहर के करीब कहीं कैंपिंग करते हैं, क्या कहते हो? अजलान ने अपना आइडिया पेश किया। वाओ, ये मस्त आइडिया है भाई, अहद ने अपनी रजामंदी जाहिर की। ओके, तो डन हो गया। संडे को हम कैंपिंग करने जाएंगे और वहीं बॉनफायर भी होगा, अजलान ने हतमी लहजे में कहा। लेकिन वफ़ा को कौन मनाएगा? जैना ने तशवीश से पूछा। अरे, उसको मनाना मेरे सर है, तुम लोग तैयारियां करो। मोमल के कहने पर सब ने प्लान को हतमी शक्ल देकर कॉल ख़त्म कर दी। वो अभी सोकर उठी थी और नाश्ते की गरज से सीढ़ियाँ उतरकर लाउंज तक आई तो सामने मोमल को सोफे पर बैठा पाया। एक पल को वो ठिठकी, फिर आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। क्या बात है, आज हमारी याद कैसे आ गई आपको? वफ़ा ने शौकी से कहा, लेकिन मोमल को उसका चेहरा कुछ सता हुआ लगा था। शुक्र करो कि आ गई, तुम तो यूनी के अलावा बात ही नहीं करती, मोमल ने उसे ताना देते हुए कहा। यार क्या करूं, तुम्हें तो पता है ना, अपने असाइनमेंट होते हैं यूनी के, बस उसी में बिज़ी रहती हूँ, उसने हिचकिचाते हुए कहा। अच्छा छोड़ो इसे, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि कमिंग संडे हम सब कैंपिंग कर रहे हैं, तो तुम आ जाना, ठीक है? मोमल ने जैसे उसे इत्तला दी। यार मैं नहीं आ सकती, सॉरी, वफ़ा ने साफ इनकार कर दिया। क्यों भाई, अब क्या मसला है तुम्हें? बस वहाँ पर वो भी होगा और मैं उसका सामना नहीं करना चाहती, वफ़ा ने हतमी लहजे में कहा। तुम सामना नहीं करना चाहती या अब उससे नज़रें नहीं मिला सकती? मोमल ने लगी लिपटी रखे बगैर कहा। उसकी बात पर वफ़ा की आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी हो गए थे। मोमी, वो अब मुझसे मोहब्बत नहीं करता, वो इग्नोर करता है मुझे, जहाँ मैं होती हूँ वहाँ आने से भी इज्तनाब करता है। वो रोते हुए मोमल को सब कुछ बता रही थी। वफ़ा, मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, वो तो वक्त के साथ साथ और मजबूत हो जाती है। क्या पता इस बार तक ही तुम्हारे कदम बढ़ाने का इंतज़ार कर रहा हो, उसे मज़ीद इंतज़ार मत करवाओ। हो सके तो जल्द अज जल्द उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दो, इससे पहले बहुत देर हो जाए। मोमल अपनी बात करके रुकी नहीं, क्योंकि वो जानती थी अब वफ़ा ज़रूर आएगी। तवक्को के ऐन मुताबिक वफ़ा के साथ साथ तकी भी उन सब के साथ कैंपिंग के लिए पहुंचा था। वो एक लकड़ी का पतला सा तख्त था और उसके नीचे एक तेज़ रफ्तार झील बह रही थी। जिस जगह उन्हें कैंपिंग करनी थी उसके लिए उन्हें वो वाहिद लकड़ी का तख्त ही पार करके जाना था। अब वो सारे उस तरतीब से उस तख्ते को पार कर रहे थे कि सबसे आगे अहद और सबसे पीछे तकी था, जबकि दरमियान में अजलान और मोइस के साथ वो सब लड़कियां थीं। वो बड़े एहतियात से तख्ती पर कदम कदम चल रहे थे कि अचानक ही तख्ती पर पड़े कंकड़ पर वफ़ा का पैर पड़ा। इससे पहले कि वो गिरती, तकी ने पीछे से उसका बाजू थाम कर खींचा था। संभल कर चले मिस, हर बार आपको गिरने से बचाने के लिए मैं नहीं हूँगा। वो कहकर वफ़ा के पीछे ही तख्त से दूसरी तरफ उतरा था और लंबे लंबे डग भरता आगे की जानिब चल दिया, जबकि पीछे वफ़ा ने अपने उमड़ते आंसुओं को बेदर्दी से रगड़ा था। वो सब लोग इधर उधर आग जलाने के लिए
लकड़ियाँ इकट्ठी करने गए थे, जबकि वफ़ा और तकी कैंप के अंदर रखे सामान में से खाने का इंतज़ाम करने के लिए वहीं रुके थे, या उन्हें जानबूझकर वहाँ छोड़ा गया था। तो तकी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वफ़ा, जो कब से उससे बात करने के लिए हिम्मत जमा कर रही थी, आखिरकार बोल ही पड़ी। कहो, उसने एक सरसरी सी नज़र वफ़ा पर डालते हुए कहा। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? वफ़ा ने मासूमियत से पूछा। हाय, ऐसा करना ही तो मेरी मजबूरी है। वो ऐसा बस सोच ही सका। नहीं तो तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। वो कहकर आगे बढ़ रहा था, जहाँ अब वो सब लकड़ियाँ ज़मीन पर रख कर आग जलाने ही वाले थे, लेकिन पीछे से वफ़ा की आवाज़ सुनकर उसके कदम जंजीर हो गए थे। सोचा था मिलकर बनाएंगे एक छोटा सा घर, होगा एक बावर्ची खाना जहाँ होगा बस लाल लाल चुकंदर, खाएंगे हम रोज़ आना पिज़्ज़ा और झिंगर। क्या खूब मज़े होंगे जब हाथ में होगा अंडे वाला बर्गर, बनाना मेरे लिए एक चाय की प्याली, चुस्कियाँ भरते गुजारेंगे हम शाम सुहानी। क्यों तलों में पकाकर सेहतमंद करूं तुम्हें, जब लगे हर चीज़ मेज़ान में अच्छी। जिस दिन अम्मा पकाएं करेले और टिंडे, वो दिन होगा हमारा आउटिंग डे। बैठे होंगे हम समुंदर किनारे, मज़े से खाएंगे मक्के के दाने। मीठी तो होती है लबे शीरी, लेकिन आई प्रेफर कुरैशी जाम ए शीरी। मेरे साथ मिलकर छीलना तुम मटर। ओ मिस्टर तकी, विल यू बी माई लाइफ पार्टनर? उसकी इस अनोखी सी नज़्म सुनकर वो पलटा था, लेकिन एक बार फिर हैरत से नीचे बैठी वफ़ा को देखा, जो हाथ में अंगूठी लिए हुई थी। देखो, मना मत करना, मैंने बहुत दिल से अपने लिए ये रिंग खरीदी है। वो भीगी आंखों के साथ उसको शादी के लिए प्रपोज़ कर रही थी, जबकि वो सब पीछे खड़े उनकी लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग एंजॉय कर रहे थे। जब ही मुइज़ की आवाज़ ने फ़िज़ा में फैली इस खुशगवार खामोशी को तोड़ा। जानी, हाँ कर दे, वरना इस पटाखे ने तेरे मुंह पर ही मार देनी है ये रिंग। उसके कहने पर तकी ने हाथ बढ़ाकर उसे नीचे से उठाया और उसके घुटनों पर लगी मिट्टी को साफ करके उसके ऐन मुकाबिल खड़ा हुआ। मिस्टर तकी तो पहले से ही मिस वफ़ा के थे, बस आपने समझने में ज़रा ताख़ीर कर दी। तकी ने उसके आंसुओं को पोंछते हुए उसके हाथ से रिंग लेकर उसकी उंगली में पहनाई थी, और पीछे उन सब की तरफ से भरपूर हूटिंग की गई थी। कल उन सब की बारात का फंक्शन रखा गया था, जबकि आज उन चारों लड़कियों की कॉन्वोकेशन सेरेमनी थी, और आज उन सब का हमेशा के लिए यूली से ताल्लुक़ टूट जाना था। लेकिन इसी यूनिवर्सिटी की वजह से उनके दरमियान जो दोस्ती, मोहब्बत और अकीदत का रिश्ता कायम हुआ था, वो शायद उनकी सांसों की डोरियों से बंध गया था। वो चारों लड़कियां अलग अलग पोज में तस्वीरें बनवा रही थीं, जब ही अचानक वो चारों न जाने कहाँ से नमूदार हुए और उनके सरों से टोपियां उतार कर अपने सरों पर जमा लीं। उसके साथ साथ वो जाने क्या क्या हरकतें कर रहे थे, और इन हसीन मंज़र को सामने खड़ा फोटोग्राफ़र अपने कैमरे में कैद कर रहा था। जब वो आठों अफलातून पूरी यूनिवर्सिटी घूम फिर कर थक गए, तो हमेशा की तरह अपने कैंटीन वाले अड्डे पर डेरा जमा कर बैठ गए। उफ़ यार, क्या दिन थे यूनी के भी, मोमल ने एक सर्द आ भरकर कहा। हाय, हमारी वो नौटंकियाँ, बिनेश और जैना ने हंसते हुए कहा। चल हादी, कोई अच्छा सा गाना सुना, अपनी यादों को रिक्रिएट करते हैं हम। तकी ने अहद से कहा, और फिर हमेशा की तरह कैंटीन की टेबल बजाकर बैकग्राउंड म्यूज़िक बजाना शुरू किया, और फिर अहद के साथ साथ
वो सातों भी गाना शुरू हो गए। पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार, वो रात को जागना, वो सब मनान हाउस के टेरेस पर बैठे रत जगह की प्लानिंग कर रहे थे। सुबह घर जाना, कूद के दीवार। अचानक टेरेस की रेलिंग छलांग कर मोइस ने अंदर छलांग लगाई थी। वो सिगरेट पीना गली में जाके उसने कैंटीन की मुंडेर पर बैठते हुए सिगरेट का एक कश भरकर अजलान की तरफ बढ़ाया। वो करना दांतों को घड़ी घड़ी साफ, पहुंचना कॉलेज हमेशा लेट, वो कहना सर का गेट आउट फ्रॉम माई क्लास, गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। सर हम पहले का बंदर हैं, तुम लोग जाते हो या? वो बाहर जाके हमेशा कहना यहाँ का सिस्टम ही है ख़राब। वो जाके कैंटीन में टेबल बजा के वो गाने गाकर यारों के साथ कैंटीन की टेबल बजाकर बैकग्राउंड म्यूज़िक बजाना शुरू किया और फिर अहद के साथ वो सातों भी गाना शुरू हो गए। बस यादें 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 रह जाती हैं, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती हैं, बस यादें। वो पापा का डांटना, वो कहना मम्मी का छोड़े जी आप, तुम्हें तो बस नज़र आता है जहाँ में बेटा मेरा है ख़राब। ओहो बस भी करें, मेरे बच्चे के पीछे ही पड़ गए हैं आप तो। शाइस्ता बेगम ने उन्हें हाथ झुलाते हुए रोका था। वो खिड़की से झांकना, वो लिखना लेटर उन्हें बार बार। मोमल ने अपनी खिड़की पर रखा गमले में से एक पत्थर उठाया और एक कागज़ पर मैंने नहीं मानना लिखकर पत्थर पर कागज़ लपेटकर उसके जानिब उछाल दिया और खुद वापस पीछे हो गई। वो देना तोहफे में सोने की बालियाँ। अजलान ने ज़ैना के कानों में से उसके झुमके निकाले और अपनी दी हुई सोने की बालियाँ पहना दी। वो लेना दोस्तों से पैसे उधार, मैं तो आज वॉलेट ही नहीं लाया। हादी अभी उधार दे दे, बाद में दे दूँगा वापस। मोइज़ ने उसके हाथ में पकड़ा वॉलेट झपट कर वफ़ा के हाथ में थमा दिया। बस यादें 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 रह जाती हैं, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती हैं, बस यादें। गाना ख़त्म करने के बाद सबके दरमियान एक तवील खामोशी छा गई। हर एक की आंखों में यादों के चिराग रोशन थे। किसी ने भी एक दूसरे को मुखातिब करने की कोशिश नहीं की थी। वो सब ही अपने बीते हुए 6 सालों की दोस्ती के यादगार लम्हात याद करके कभी हंस रहे थे तो कभी किसी की आंखें छलक पड़ती। दुनिया की भीड़ में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपका सबसे बेहतरीन दोस्त होने का दावा करेंगे, लेकिन हकीकत में मोहसिन तो वो होते हैं जो बातों से नहीं बल्कि अपने अफ़आल से आपको अपने होने का एहसास दिलाएं, जो मुश्किल घड़ी में आपसे आगे हों और खुशी के लम्हात में आपको आगे रखें। समझना तो हमें चाहिए कि कौन आपका अपना है और कौन आपको अपना कहकर आपकी जड़ें खोखली कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी ये नावल यहीं पर ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल पसंद आई होगी। आप प्लीज़ जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। खुदा हाफिज़।